मैं डॉक्टर नीतू सिंह, मैं मानव शास्त्र विभाग विद्यान्त हिंदू पीजी कॉलेज में प्रवक्ता हूँ और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका कोर्स कोड है BNAC 131 एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स अर्थात मानव शास्त्रीय अनुसंधान के और तरीके और तकनीक। और इसमें भी हम इकाई 10 पे चर्चा करेंगे। इकाई 10 में आपको पढ़ना है मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोण। मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोण पे चर्चा करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्रीय अनुसंधान क्या है और मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोण क्या है। तो मानव शास्त्र, मानव और शास्त्र हिंदी के इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोस और लोगोस इन दो शब्दों से मिलकर बनता है और एंथ्रोपोस का अर्थ होता है मानव और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात मानव का अध्ययन करना। मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, किंतु ये अध्ययन कैसा है, मानव का किस रूप में अध्ययन करता है मानव शास्त्र, ये जानना आवश्यक है। तो मानव शास्त्र एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें स्पष्ट होती हैं कि मनुष्य का अध्ययन करता है सामाजिक और प्राणी के रूप में। तो जब हम सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो यहाँ मनुष्य के सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन मानव शास्त्र करता है और जब हम प्राणी की बात करते हैं तो यहाँ उसके जैविक पक्ष का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शास्त्र मनुष्य के जैव सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करता है। जैव पक्ष में, जैविक पक्ष में जो अध्ययन किया जाता है उसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जो मानव का उद्विकास हुआ, आज जो होमो सेपियंस है, वो उसने अपनी वर्तमान अवस्था को कैसे प्राप्त किया, इस उद्विकासी क्रम में उसके अंदर क्या क्या, मानव के उद्विकासी क्रम में क्या क्या परिवर्तन आए, शारीरिक कौन कौन से परिवर्तन आए। पहले वो चौपाया था, बाद चतुष्पदीय था, बाद में दो पैरों पर चलने लगा। इस तरह के बहुत सारे विकास मानव के शरीर में हुए और इस उद्विकासी क्रम में क्या क्या विविधता आई, किन किन शरीर के अंगों का किस प्रकार से विकास हुआ, इन चीजों को हम जैविक पक्ष में पढ़ते हैं। और यदि हम सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करें तो इस विकास के क्रम में, मानव उद्विकास के क्रम में जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए उसका अध्ययन करता है। तो इस प्रकार मानव विज्ञान एक समग्रता या संपूर्णता के दृष्टिकोण से मनुष्य का अध्ययन करता है और इसमें उसका जैविक और सांस्कृतिक पक्ष दोनों समाहित है। अब ये जैव सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन तो करता है मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये अध्ययन कब से करता है। तो ये अध्ययन तब से करता है जब से मानव का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ। तो यहाँ पे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी आ जाता है कि जब से मनुष्य का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ, तब से मानव विज्ञान मनुष्य के जैव और सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करता है। ये तो है मानव शास्त्र। अब मानव शास्त्रीय अनुसंधान क्या है? मानव शास्त्रीय अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें किसी सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन या इवन जैविक पहलुओं का अध्ययन समग्रता के दृष्टिकोण से किया जाए, मानव शास्त्रीय तकनीकों के प्रयोग करते हुए उसके जैव सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन किया जाए। तो मानव शास्त्र की विशिष्टता है समग्रता का दृष्टिकोण। समग्रता का दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य का जब अध्ययन मानव शास्त्र करता है तो उसके सभी पक्षों का अध्ययन करता है, उसकी पर्यावरणीय विविधता का अध्ययन करता है, उस समय की सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करता है, संस्कृति के क्रम में वो किस तरह की उसकी जीवन शैली है, क्या धार्मिक विचार है, क्या भोजन की व्यवस्था है, कौन सी आर्थिक गतिविधि है, कौन सी राजनीतिक गति, सबको समाहित करते हुए मनुष्य का अध्ययन करता है। इसलिए मानव शास्त्रीय जो अनुसंधान होता है वह एक संपूर्णता में किया जाता है और संपूर्णता के दृष्टिकोण को स्वीकार करके किया जाता है। मानव शास्त्र के अध्ययन की जो कुछ विशिष्टता होती है उसमें संपूर्णता का दृष्टिकोण, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, सहभागी अवलोकन, तुलनात्मक दृष्टिकोण, ये चार विशिष्ट चीजें हैं जो मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दौरान किसी भी अध्ययनकर्ता को ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। तो आज की जो इकाई 10 है मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोण, इसके अध्ययन करने के बाद हम यह समझेंगे कि समाज और संस्कृति के समग्र अध्ययन में एथनोग्राफिक अप्रोच या नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण का उपयोग कैसे किया जाता है और नृवंश विज्ञानी अनुसंधान में एमिक और एटिक
दृष्टिकोण कैसे महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इस मानव शास्त्रीय अनुसंधान में तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के उद्देश्य को भी समझेंगे। साथ ही तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, इसका भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पहले ये जानना भी आवश्यक है कि मानव शास्त्रीय पद्धति क्या है, मानव शास्त्रीय विधि क्या है और उपकरण क्या है। किसी भी अनुसंधान को पूरा करने के लिए पद्धति, विधि और उपकरणों को जानना आवश्यक है। मानव शास्त्रीय पद्धति उसे कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के जो मानव शास्त्रीय अनुसंधान है उसके पीछे का विज्ञान और दर्शन क्या है, जबकि विधि अनुसंधान के संचालन और कार्यान्वयन के तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मूल रूप से विधि एक विशेष कार्य प्रणाली और उपकरण है। स्पष्ट रूप से हम समझेंगे तो मेथोडोलॉजी या पद्धति, मानव शास्त्रीय अनुसंधान की पद्धति वह है कि आप अनुसंधान को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, पूरा करते हैं, वह पद्धति है। और विधि जैसे मैंने बताया कि अनुसंधान के संचालन और कार्यान्वयन के तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण से हम समझें तो जैसे सैंपलिंग मेथड या निर्दर्शन प्रणाली की अनुसंधान करने के समय में हमें अपना यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स या समग्र जिसका अध्ययन करते हैं जिस समुदाय का, उसको कैसे, उसका चयन कैसे किया, ये तो आ जाएगा विधि में। लेकिन उस चयन करने के उपरांत हमारे जो अध्ययन का उद्देश्य है उसको लिए तथ्य किस उपकरण के द्वारा संकलित किया जाता है, वो जैसे केस स्टडी या वैयक्तिक अध्ययन और वंशावली पद्धति। तो मेथोडोलॉजी, मेथड और टूल, ये 3 प्रकार की होगी, पद्धति, विधि और उपकरण। इन तीनों का समग्रता में जब हम प्रयोग करते हैं तो मानव शास्त्रीय अनुसंधान बहुत ही वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष की ओर पहुंचता है। और जब हम आज मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण एक सोच को अपनाने की शैली है कि कोई चीज कैसे देखी या समझी जाती है। यदि एक प्रक्रिया के रूप में हम दृष्टिकोण की कल्पना करते हैं तो परिप्रेक्ष्य को एक रूपरेखा के रूप में देखा और समझा जा सकता है। मानव विज्ञानी जो अनुभवजन्य एम्पेरिकल रिसर्च जिसे कहते हैं, अनुभवजन्य अनुसंधान के साथ साथ प्रयोगशाला विश्लेषण और अभिलेखीय जांच में भी लगे हुए हैं। मानव शास्त्रीय अनुशोध करने के लिए सिद्धांतों, प्रतिमानों और औजारों तथा तकनीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि थ्योरी, मॉडल, टूल और टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और मानव विज्ञानी मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 4 तरह के दृष्टिकोण अपनाते हैं। पहला दृष्टिकोण है समग्र दृष्टिकोण, दूसरा नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण, तीसरा है तुलनात्मक दृष्टिकोण और चौथा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस प्रकार इन 4 दृष्टिकोणों का प्रयोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव विज्ञानी समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए करते हैं। अब पहले हम इन चारों दृष्टिकोणों में समग्र दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। समग्र दृष्टिकोण क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान में मानवता के जैविक और सांस्कृतिक अर्थात जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण शामिल है। जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण में मानव को पर्यावरण के संबंध में जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। और इस प्रकार मानव विज्ञानी मानव जीवन का समग्रता से अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्रीय अनुसंधान विश्व भर में सभी प्रकार के लोगों पर आयोजित किए जा सकते हैं। जहां भी मनुष्य है वहां मानव शास्त्रीय अनुसंधान संभव है। सामाजिक मानव विज्ञानी मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करते हैं, जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, रीति रिवाज, विश्वास, धर्म, भाषा, कला, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ग्रामीण लोग, जनजातियां, संघर्ष, समाधान और आजीविका के मुद्दे। जबकि जैविक मानव विज्ञानी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव अनुकूलन, मानव आनुवांशिकी, मानव जीवाश्म विज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण, महामारी विज्ञान और मानव के अन्य जैविक पहलुओं पर अनुसंधान करते हैं। तो संस्कृति का जीव विज्ञान और अनुकूलन से अलगाव नहीं हो सकता और ना ही संस्कृति से भाषा का। ऐतिहासिक और विकासवादी प्रक्रियाओं पर विचार किए बिना समकालीन समाजों को नहीं समझा जा सकता। मानव वैज्ञानिक जैसे मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मार्गरेट मीड, इवांस प्रिचार्ड, फ्रांस बोआस, लुइस हेनरी मॉर्गन
और रूथ बेनेडिक्ट, इन सभी ने समग्र परिप्रेक्ष्य में अर्थात होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में अपना शोध किया है। और किंतु वर्तमान समय में समकालीन समाज में अधिकांश एंथ्रोपोलॉजिस्ट विशिष्ट और केंद्रीय हो गए हैं, क्योंकि सूचनाओं का प्रवाह बहुत अधिक है। अनुसंधान समाज और संस्कृति के विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं पर केंद्रित हो गए हैं, और इस केंद्रित दृष्टिकोण को समस्या उन्मुख अनुसंधान के दृष्टिकोण के रूप में कहा जा सकता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च के रूप में कहा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनजातियों के वैवाहिक पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, कोई दूसरा मानवविज्ञानी है वो भूमि उपयोग की पद्धति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो इस प्रकार विशेषज्ञता जो है, विशेषज्ञता के प्रति हाल के रुझानों के बावजूद मानव विज्ञानियों ने व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ के भीतर अपने निष्कर्षों का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जब विषय के अंतर्गत सभी विशेष पहलुओं को एक साथ देखा जाता है तो वे मानव स्थिति के एक बहुत व्यापक या समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो हो गई समग्रता के दृष्टिकोण की बात, जिसमें जैव और सांस्कृतिक दोनों पक्षों का अध्ययन करते हैं। जब हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो जैविक पक्ष को नहीं छोड़ सकते, और जैविक पक्ष का अध्ययन करते हैं तो उसमें संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन दोनों को मिला करके जब मानव शास्त्रीय अनुसंधान किए जाते हैं जैविक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो वह दृष्टिकोण समग्रता का दृष्टिकोण कहलाता है। और अब दूसरे दृष्टिकोण मानव शास्त्रीय अनुसंधान का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है नृवंश विज्ञान दृष्टिकोण, एथनोग्राफिक अप्रोच। जो एथनोग्राफिक अप्रोच है, जिसे हिंदी में नृवंश विज्ञान या नृजाति विज्ञान कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एथनोस और ग्राफिया। एथनोस का अर्थ होता है पीपल या लोग, और ग्राफिया का अर्थ होता है टू राइट अर्थात लिखना। और जो मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी के मूल में है वो एथनोग्राफिक अप्रोच ही है, अर्थात नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण है। नृवंश विज्ञान का अर्थ है किसी विशेष संस्कृति या समाज के बारे में व्यवस्थित विस्तृत अध्ययन, मुख्य रूप से क्षेत्र पर आधारित अध्ययन करना। गुणात्मक जांच के तहत विषयों की रोजमर्रा की गतिविधियों को पूरा करके प्राकृतिक विन्यास में नृवंश विज्ञानी अनुसंधान किया जाता है। पारंपरिक नृवंश विज्ञानी छोटे समुदाय में रहते हैं, अपनी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे परंपरा, विश्वास, सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि, धर्म, मनोरंजन के साधन इत्यादि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में नृवंश विज्ञानियों के लिए या एथनोग्राफर्स के लिए एक नया क्षेत्र आभासी क्षेत्र हो सकता है, वर्चुअल क्षेत्र जिसे कहते हैं हो सकता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पे एथनोग्राफिक रिसर्चेस करी जा रही हैं, नृवंश विज्ञानी अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिनमें फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, एक्स है और इस तरह से कई अन्य ऐप शामिल हैं। नृवंश विज्ञानी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्र के आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से अभिलिखित करने के लिए कौशल विकसित करना। नृवंश विज्ञानी अध्ययन के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसलिए क्योंकि जो समग्र दृष्टिकोण होता है वह इस विचार पर आधारित है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जटिल प्रणाली के गुणों में कोई भी भौतिक, जैविक या सामाजिक नहीं है और यह अलग से समझा और समझाया जा सकता है। किंतु केवल तभी जब आप इन सभी घटकों पर एक साथ विचार करें। समग्र रूप से संरचना वह है जो अपने भागों की भूमिका और महत्व को निर्धारित करता है। इस प्रकार से जो समग्र नृवंश विज्ञान दृष्टिकोण है उसमें निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। पहला, पर्यावरणीय संदर्भ शामिल होता है। दूसरा, सामग्री संस्कृति का विवरण शामिल होता है। और तीसरा, गैर भौतिक संस्कृति की व्याख्या शामिल होती है। तो जब हम पर्यावरणीय संदर्भ की बात करते हैं तो जिस समाज का अध्ययन किया जाता है उसकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति और जीव जिसमें मानव का निवास रहता है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति, जहाँ भी निवास करता है उसकी एक भौगोलिक परिस्थिति होती है, एक जलवायु होती है, कुछ फ्लोरा फौना या वनस्पति और जीव होते हैं। पर्यावरणीय संदर्भ में जब नृवंश विज्ञानी अध्ययन किया जाता है तो इनमें ये सारी चीजें समाहित होती हैं। और इस संदर्भ में वनस्पतियों और जीवों के स्थानीय ज्ञान को जातीय वनस्पति और कीट विज्ञान धारणाओं के
नाम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बाद में पश्चिमी प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में समझाया और अनुवादित किया गया है। दूसरा इस दृष्टिकोण में शामिल है सामग्री संस्कृति का विवरण, अर्थात सामग्री संस्कृति के विवरण के अंतर्गत जीवित विशिष्ट तकनीकी, जिसे बुनियादी ढांचे और आर्थिक जीवन के तत्व भी कहा जाता है, इसको बनाने के लिए नियोजित स्थानीय लोग इस तथ्य के संदर्भ में कि वे अनिवार्य रूप से पहले से उपस्थित पर्यावरणीय परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। और तीसरा है समाज के इतिहास के पहले के प्रश्न के गैर भौतिक संस्कृति की व्याख्या को क्षेत्र से और अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पुनः संगठित किया जा सकता है। गैर भौतिक संस्कृति के तत्व जैसे बोली जाने वाली भाषा, इसके इतिहास और इसकी बोलियों के साथ सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तियों के बीच के संबंध, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों, रीति रिवाज, औपचारिक प्रथाओं के स्पष्ट और निहित नियम हैं। इन अधिक या कम दिखाई देने वाले तत्वों के पीछे वे मानसिक संरचनाएं हैं जो उन्हें अंतर्निहित करती हैं, जैसे कि मूल्य जो समुदाय के सदस्य साझा करते हैं और विचार जो दार्शनिक शब्दावली में विश्व की अपनी सामान्य छवि का निर्माण करते हैं, जिसे वर्ल्ड व्यू या विश्व दृष्टि कहा जाता है। और क्लिफर्ड गर्ड्स ने तो इससे संस्कृति का लोकाचार का नाम दिया है, इथॉस का नाम दिया है। और गर्ड्स ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति विरासत में मिली मान्यताओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जो प्रतीकात्मक रूपों में व्यक्त होती है, प्रतीकात्मक रूपों में व्यक्त होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को संचार करते हैं, स्थायी बनाते हैं और दृष्टिकोण के बारे में अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। एक संस्कृति का लोकाचार जीवन का नैतिक और सौंदर्य परक पहलू है और वह बल है जो उस संस्कृति में व्यक्तिगत व्यवहार के सभी पहलुओं को निर्धारित करता है, उन मूल्यों और विचारों को जो सभी लोगों के कार्य के लिए प्रेरणा को समनुरूप बनाते हैं। लोगों का लोकाचार का रूप चरित्र है और उनके जीवन की गुणवत्ता, इसकी नैतिक और सौंदर्य शैली और मनोदशा, यह स्वयं और उनकी दुनिया के प्रति अंतर्निहित रवैया है जो जीवन को दर्शाता है। इसको गर्ड्स ने 1973 में इस बात को कहा था। अंततः लोकाचार अंतर्निहित बल है जो हर संस्कृति में विशिष्ट तरीके से निर्धारित होता है और मानव होने के नाते और अपने सदस्यों के सभी कार्यों और दृष्टिकोणों को समनुरूप बनाते हैं, ताकि यह हमेशा एथनोग्राफर्स के लिए एक विशेष रुचि का विषय बना रहे। तो इस प्रकार एथनोग्राफिक अध्ययन में एक शोधकर्ता स्वयं को क्षेत्र में शामिल करता है और अन्वेषण के तहत समुदाय के साथ रहता है और विभिन्न तरीकों, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके क्षेत्र के विवरण में व्यापक आंकड़े एकत्रित करता है। इन विधियों में से कुछ के बारे में हम अपनी अगली क्लास में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार व्यवहार में एथनोग्राफी परंपरागत दृष्टिकोण से ही विकसित हुआ है, किंतु जहां यह माना गया है कि शोधकर्ता एक नई संस्कृति की खोज करते समय निष्पक्षता को बनाए रखते हैं। जब हम बात करते हैं एथनोग्राफी की, तो बहुत सारे ऐसे मानव विज्ञानी हुए हैं कि उन्होंने अपने अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर बहुत सारे नृवंश विज्ञानी लेख प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ आपके संदर्भ के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, आगे आप उनको अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मानव विज्ञानियों ने एथनोग्राफिक अध्ययन को पूरा किया है। इसमें लुइस हेनरी मॉर्गन की एक एथनोग्राफी है, द लीग ऑफ इराकुआ, 1851 में पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है। दूसरी है B.L. मेलेनोस्की की ऑर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, इसका प्रकाशन 1922 में हुआ। मार्गरेट मीड की 1928 में प्रकाशित एथनोग्राफी है कमिंग ऑफ एज इन समोआ। इसी प्रकार E.E. इवांस प्रिचार्ड ने 1940 में अपनी एथनोग्राफी प्रकाशित कराई, उसका नाम था द नूअर। फिर ग्रेगरी बेटसन की है द नॉवेन, जो 1936 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की ट्रिस्ट्स ट्रॉपिक्स 1955 में प्रकाशित हुई है। मैरी डगलस की एथनोग्राफी है द लेले ऑफ कसाई, जो 1963 में प्रकाशित हुई। विक्टर टर्नर द्वारा द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, एक्सपेक्ट्स एंड
एंड डेब्यू रिचुअल 1967 में प्रकाशित हुई है। रिचर्ड बी ली की द कुंग सेन मेन वीमेन एंड वर्क इन फोर्जिंग सोसाइटी 1979 में प्रकाशित हुई है। ये सभी स्थापित मानव शास्त्रियों के नृवंश विज्ञानी लेख हैं और इनके अध्ययन से ये पता चलता है कि किस तरह से अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पे समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने किसी समुदाय और संस्कृति का अध्ययन किया है और इनको पढ़ने के बाद एक संपूर्णता के दृष्टिकोण से उस समुदाय और संस्कृति का ज्ञान बहुत सहजता से हो जाता है। एक नृवंश विज्ञानी अध्ययन में अनुसंधान के विषय और उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है और अध्ययन के तरीके शोधकर्ता की कार्यप्रणाली की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं, जो उसे प्रासंगिक शोध प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाता है। नृवंश विज्ञानी अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले कुछ तरीके, उपकरण और तकनीकी हैं जिनकी हम चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से करेंगे, लेकिन यहाँ उनके बारे में या उनका नाम जान लेना भी आवश्यक है। तो ये तकनीकी है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रमुख सूचना दाता या की इन्फॉर्मेंट जिसे कहते हैं, तालमेल बनाना जिसे रैपर्ट एस्टैब्लिश करना मानव विज्ञान की भाषा में भी कहते हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, सर्वेक्षण विधि, केंद्रित समूह चर्चा, जीवन इतिहास, क्षेत्र दैनिकी, ऐतिहासिक विधि, वंशावली विधि और सहभागी अवलोकन। तो जब एथनोग्राफिक स्टडी की जाती है या नृवंश विज्ञानी अध्ययन किया जाता है तो इन सब तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकों के साथ इन सभी तकनीकों में 3 तकनीकों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। एक जीवन इतिहास, दूसरा वंशावली पद्धति और तीसरा सहभागी अवलोकन। एक अच्छे नृवंश विज्ञानी अध्ययन की विशेषता है कि उनमें ये तीनों तकनीकों का प्रयोग बहुतायत से किया गया हो और इस प्रकार नृवंश विज्ञानी अध्ययन के जो अंतर्निहित तत्व हैं वो 2 हैं, विशेषता 2 हैं। एक विशेष संस्कृति, उप संस्कृति या आबादी को अपने अध्ययन की विशिष्टता और उस संस्कृति या जनसंख्या से संबंधित क्षेत्र और प्रासंगिक विवरण में अवलोकन का उपयोग। ये 2 अंतर्निहित तत्व हैं जो किसी भी नृवंश विज्ञानी अध्ययन में आवश्यक होते हैं। नृवंश विज्ञान संबंधी कार्य में शोधकर्ता सामान्यतः 1 या उससे अधिक वर्षों तक अध्ययन किए जा रहे लोगों के साथ या उनके करीब रहता है, उनके साथ दिन प्रतिदिन लंबी अवधि के लिए बातचीत करता है या साक्षात्कार करता है। क्षेत्र कार्य दृष्टिकोण लंबी अवधि के लिए शोधकर्ता को सांस्कृतिक प्रणाली के सभी पहलुओं का निरीक्षण करने और जांच करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से उन पहलुओं को जिन्हें प्रयोगशाला या सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता। नृवंश विज्ञानी अनुसंधान में वे अंदरूनी सूत्र के दृष्टिकोण जिन्हें व्यवस्थापरक दृष्टिकोण या एमिक पर्सपेक्टिव कहा जाता है, इस दृष्टिकोण से आंकड़े एकत्रित करते हैं। व्यवस्थापरक दृष्टिकोण या एमिक दृष्टिकोण से मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? एमिक दृष्टिकोण से अभिप्राय यह है कि जो अध्ययन करता है वह बस अपने मतलब या धारणाओं की प्रणाली से अध्ययन समुदाय की समझ क्या है इसको भी जानने का प्रयास करता है। जैसे कि मेलिनोस्की ने ऑर्गेनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक जो उनकी एथनोग्राफी है उसमें बताया कि नृवंश विज्ञान का लक्ष्य दुनिया की अपनी दृष्टि का एहसास करने के लिए मूल दृष्टिकोण को समझना है। तो अधिकांश मानव विज्ञानी आज भी द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक के रूप में इस तरह के ऐतिहासिक नृवंश विज्ञान के लेखक B.L. मेलिनोस्की की ओर ही इशारा करते हैं, जो कि नृवंश विज्ञानी संबंधी क्षेत्र कार्य या सहभागी अवलोकन के संस्थापक पिता के रूप में प्रसिद्ध है। 20वीं सदी के प्रारंभ में मेलिनोस्की के नृवंश विज्ञान के क्षेत्र में लिखे गए लेख को दबे स्वर में लिखा गया था और नृवंश विज्ञानियों की प्रकृति और अध्ययन समुदाय के साथ उनके संबंध को पूरी तरह से नहीं बताया गया। मेलिनोस्की के समय से क्षेत्र कार्य का व्यक्तिगत विवरण लेखों और दैनिकी में छिपाते हुए
आ रहे हैं। रविवंश विज्ञान को सामान्यतः मोटे विवरण के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो इस तरह के मानव शास्त्रीय अनुसंधान और लेखन को स्पष्ट करने के लिए क्लिफर्ड गर्ड्स ने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर में लिखा कि एक मोटा विवरण उस संदर्भ के साथ व्यवहार या सांस्कृतिक घटना के बारे में बताता है जिसमें यह होता है। रविवंश विज्ञान संबंधी विवरण भी सांस्कृतिक घटनाओं को मानव शास्त्रीय शब्दों में व्याख्या करता है। इस तरह के विवरण पाठकों को आंतरिक तर्क को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करते हैं कि लोग संस्कृति में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और यदि ऐसा व्यवहार करते हैं तो इस व्यवहार का उनके लिए यह व्यवहार उनके लिए सार्थक क्यों है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सांस्कृतिक अंदरूनी लोगों का व्यवहार, दृष्टिकोण और प्रेरणाओं को समझना ही मानव विज्ञान के केंद्र में है। नृवंश विज्ञान का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, जैसे कि फेटरमैन ने 1998 में कहा कि एमिक, जिसे अंदरूनी सूत्र या व्यवस्थापरक सूत्र भी या व्यवस्थापरक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, कि अंदरूनी परिप्रेक्ष्य से या एमिक पर्सपेक्टिव से सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य को समझने और वर्णन करने में रुचि रखा जाता है। नृवंश विज्ञान कथाकार और वैज्ञानिक दोनों है। एक नृवंश विज्ञान का पाठक जितना करीब आता है मूल निवासी के दृष्टिकोण को उतना ही बेहतर समझ पाता है, और जितनी बेहतर कहानी होगी उतना ही बेहतर विज्ञान होगा। तो इस प्रकार जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वर्णन व्हाइटहेड ने अपने लेखन तो विज्ञान की क्या गुण है व्हाइटहेड जिनकी चर्चा करते हैं। पहला यह कि रविवंश विज्ञान एक सांस्कृतिक प्रणाली के समग्र दृष्टिकोण का अध्ययन अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों, प्रक्रियाओं और अर्थ का अध्ययन है। रविवंश विज्ञान एक सांस्कृतिक प्रणाली का एमिक और एटिक दृष्टिकोण का अध्ययन है। एमिक और एटिक क्या है? एमिक और एटिक भाषा विज्ञान से लिए हुए शब्द हैं, जिसे 1954 में केनेथ पाइक ने लिया था, और फोनेमिक से एमिक वर्ड बनाया, शब्द की रचना हुई, और फोनेटिक से एटिक शब्द की रचना हुई। जो एमिक है वह अंदरूनी दृष्टिकोण की चर्चा करता है, अर्थात जिस समुदाय का अध्ययन किया जाता है उस दृष्टिकोण की चर्चा, और एटिक व्यवहार के दृष्टिकोण की चर्चा करता है। तो नृवंश विज्ञान सांस्कृतिक प्रणाली के व्यवस्थापरक और व्यवहार के दृष्टिकोण का अध्ययन है। साथ ही यह अर्थात नृवंश विज्ञान व्यवस्थापरक मान्यता प्राप्त करने के लिए खोज, निष्कर्ष निकालने और अन्वेषण को जारी रखने की प्रक्रिया है। यह सीखने की कड़ियों की पुनः आवृत्ति की प्रक्रिया है। यह बहुत ही लचीली और रचनात्मक प्रक्रिया है। यह एक व्याख्यात्मक, लचीली और रचनावादी प्रक्रिया है। इसमें प्रत्येक दिन और लगातार क्षेत्रीय लेख, फील्ड नोट अंकित करने की आवश्यकता होती है। यह मानव संदर्भ में अपने समुदाय, आबादी की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो गुण है वो एथनोग्राफी या नृवंश विज्ञानी अध्ययन के गुण हैं, और एक अच्छी एथनोग्राफी में इन सारे गुणों को समाहित किया जाता है। और आप जो अभी हमने चर्चा की कि प्रतिष्ठित मानव शास्त्रियों के जो नृवंश विज्ञानी लेख हैं, उनका अध्ययन करते समय आप पाएंगे कि जो जिन गुणों की चर्चा हो रही है वो सारे के सारे उन एथनोग्राफी में मौजूद है। समग्रता का दृष्टिकोण और नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण के बाद अब हम लोग विस्तार से एमिक और एटिक अप्रोच की बात करेंगे, जिसे व्यवस्था परक और व्यवहार परक दृष्टिकोण कहा जाता है। मानव विज्ञानी के लिए व्यवस्था परक दृष्टिकोण का अर्थ है अंदर से एक दृष्टिकोण को अपनाना, अर्थात व्यवहार, रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों का वर्णन करने के लिए एक व्यक्ति के संदर्भ में जो उस विषय के समान व्यवहार करता है या उसके समान विचार रखता है। मानव विज्ञानी अपने विषय के स्थान पर खुद को रखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह चीजों को कैसे समझते हैं। इसके विपरीत एटिक अप्रोच जो है या व्यवहार परक दृष्टिकोण का अर्थ है समान व्यवहार या वैचारिक तत्वों का एक बाहरी विवरण, अर्थात बाहर से अध्ययन। एमिक का मतलब अंदर से अध्ययन,
और एटिक का या व्यवस्थापरक दृष्टिकोण का अर्थ है बाहर से अध्ययन, अर्थात उद्देश्य के संदर्भ में शोधकर्ता के दृष्टिकोण से और सार्वभौमिक और सांस्कृतिक रूप से तटस्थ माने जाने वाली अवधारणाओं का उपयोग करना। 1950 और 60 के दशक के दौरान अमेरिकी मानव विज्ञानी के एक समूह, जिसे नृवंश विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है, इस समूह के द्वारा मौलिक रूप से व्यवहार परक दृष्टिकोण या एटिक अप्रोच का उपयोग किया गया था। एक और संस्कृति की अधिक यथार्थवादी समझ प्राप्त करने के प्रयास में इन विद्वानों ने अंदरूनी दृष्टिकोण पर जोर दिया। अभी हाल में अमेरिका में सांस्कृतिक मानव विज्ञान के व्याख्यात्मक स्कूल ने मानव शास्त्रीय अनुसंधान में व्यवहार परक दृष्टिकोण का जोरदार समर्थन किया। क्लिफर्ड गर्ड्स और अन्य जो व्याख्यात्मक स्कूल से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने मानव व्यवहार जिस तरह से लोगों को अपने आसपास की दुनिया को देखने और वर्गीकृत करने से उपजा है, उसका सांस्कृतिक विवरण के लिए दृष्टिकोण का एकमात्र वैध रणनीति व्यवहार परक या अंदरूनी है। रोमानियाई मानव विज्ञान घोरघेटा गेना ने भी व्यवस्था परक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। वह लिखते हैं कि व्यवस्था परक दृष्टिकोण तथ्यों, विश्वासों और व्यवहार को चिन्हित करता है, जिस तरह से वे अध्ययन किए गए संस्कृति के सदस्यों के लिए वास्तविक और अर्थपूर्ण समझे जाते हैं, जबकि व्यवहार परक उन घटनाओं को चिन्हित करता है जो कि अध्ययन किए गए संस्कृति के सदस्यों के प्रति स्वतंत्र रूप से पहचाना, वर्णन और मूल्यांकन किया गया हो। सामान्यतः नृवंश विज्ञानियों ने अपने शोध और लेखन में एमिक और एटिक दोनों दृष्टिकोणों को शामिल किया है। वे पहले एक अध्ययनरत लोगों की समझ कि वे क्या और क्यों करते हैं को उजागर करते हैं, और फिर मानव शास्त्रीय सिद्धांत और विश्लेषण के आधार पर व्यवहार के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण विकसित करते हैं। तो इस दृष्टि से दोनों ही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है और दोनों के बीच आगे पीछे चलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी यह वही है जो अच्छे नृवंश विज्ञानियों को करना चाहिए। इस एमिक और एटिक दृष्टिकोण के बहस के विपरीत छोर पर सांस्कृतिक भौतिकवादी हैं, कल्चरल मटेरियलिस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्हें कहा जाता है। और इस सांस्कृतिक भौतिकवादी दृष्टिकोण का मार्विन हैरिस द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है। इस मान्यता से शुरुआत करते हैं कि भौतिक स्थिति विचारों और व्यवहार को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक भौतिकवादी नृवंश विज्ञानियों के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, न कि मूल सूचनादाता के दृष्टिकोण पर। इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं है कि शोधकर्ता को यह निर्णय करना चाहिए कि अनुसंधान करते समय किस दृष्टिकोण को लेना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से तुलनात्मक संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दृष्टिकोण की उपयुक्तता के बारे में मानव विज्ञानियों के बीच में बहस चल रही है। अब समग्रता के दृष्टिकोण की चर्चा हो गई, नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण की भी हमने चर्चा की। इस नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण में व्यवस्था परक और व्यवहार परक अर्थात एटिक और एमिक पर्सपेक्टिव और अप्रोच की भी चर्चा हुई। इसके बाद मानव विज्ञानी अनुसंधान का एक और दृष्टिकोण है तुलनात्मक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि मानव विज्ञान एक एकीकृत विषय है जिसमें मनुष्य का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन जैव और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो इस प्रकार मानव विज्ञान एक तुलनात्मक और एकीकृत विषय है और मानव विज्ञानी अनुसंधान सभी समाज, चाहे वो सरल समाज हो चाहे वो जटिल समाज हो, सभी समाज का जटिल मूल्यांकन करता है। और मानव विज्ञानी अनुसंधान के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि किसी विशेष समाज और संस्कृति के बारे में वर्णनात्मक आंकड़े एकत्र करना और उसे लिपिबद्ध करना, और इसे नृवंश विज्ञान भी कहा जाता है। और दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना, अर्थात संकर सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना। तो ये दोनों जो है ये मानव विज्ञान के मुख्य उद्देश्य है, और ये जो हमारा अध्ययन होता है वो अनुभवजन्य या एम्पिरिकल अध्ययन होता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक शोध मानव विज्ञानी दो अलग अलग बिंदुओं पर एक संस्कृति और समाज का अध्ययन करता है, यह स्वीकार करते हुए कि लोगों की सांस्कृतिक प्रणाली लगातार बदल रही है। मानव विज्ञानियों ने अध्ययनों को दो भागों में विभाजित किया है।
एक समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना और दूसरा कालक्रमिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना। जैसे समकालिक परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात एक अवधि में एक संस्कृति का वर्णन करने वाले अध्ययन समकालिक अध्ययन या सिंक्रोनिक स्टडी कहलाती है। दूसरा, एक अध्ययन जो समय के साथ लोगों की संस्कृति में परिवर्तन का वर्णन करते हैं, जिसे कालक्रमिक अध्ययन या डायक्रॉनिक अप्रोच कहा जाता है। मानव विज्ञानी यह समझाने के प्रयास में रुचि रखते हैं कि ये अंतर क्यों है। संस्कृति में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, समय के साथ जो अंतर आ रहा है, ये अंतर क्यों है। अभिप्राय ये है कि मानव विज्ञानी सांस्कृतिक प्रणालियों के सामान्यीकरण में रुचि रखते हैं और एकल समाज के अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण किया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के अनुसंधान के लिए मानव विज्ञानी कई समाजों के बीच व्यवस्थित तरीके से सामान्यीकरण का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक विधि विभिन्न समाजों, समूहों या सामाजिक संस्थाओं के बीच तुलना की विधि है और इस पद्धति का उद्देश्य यह देखना है कि अवलोकन के तहत समाज कुछ पहलुओं में समान है या भिन्न है। तो मानव जाति विज्ञान, जिसे एथनोग्राफी भी कहा जाता है, मैंने बताया अभी कि एथनोग्राफी, एथनोस और ग्राफिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो मानव जाति विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध करती है। संकर सांस्कृतिक तुलना समान अवधि की संस्कृतियों में सांस्कृतिक घटनाओं के अध्ययन की विधि को संदर्भित करती है। इस विशेष शाखा में एक शोधकर्ता विभिन्न समाजों से वर्णनात्मक आंकड़े एकत्र करता है और फिर मानव जाति विज्ञान के परिणामों की विश्लेषण, व्याख्या और तुलना करता है। इन आंकड़ों का उपयोग समाज और संस्कृति के बारे में तुलना, विरोधाभास और सामान्यीकरण करने के लिए किया जाता है। संकर सांस्कृतिक तुलना का इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, जब ईवी टायलर और एलएच मॉर्गन ने सांस्कृतिक विकासवाद का सिद्धांत दिया। मानव विज्ञान में यह सिद्धांत, सांस्कृतिक विकासवाद का सिद्धांत, दुनिया के लोगों के बीच विविधता का पहला व्यवस्थित नृविज्ञान सिद्धांत है। कि इस प्रारंभिक तुलनात्मक अनुसंधान प्रणाली की समस्याएं थीं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया था। बाद में इस दृष्टिकोण को जीपी मर्डोक ने संशोधित किया, जिन्होंने कहा कि संस्कृति और इसकी विशिष्टता को केवल अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करके पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता। विभिन्न संस्कृतियों में समानता और विभिन्नता की व्याख्या करने के लिए संस्कृतियों के एक दूसरे के साथ तुलना की जानी चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यदि हम मानवशास्त्रीय अनुसंधान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसमें मानव विज्ञान के पिता फ्रांस बोआस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। फ्रांस बोआस अमेरिकन मानव विज्ञान के पिता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के संस्थापक हैं। बोआस ने तुलनात्मक पद्धति की सीमाओं को इंगित किया और एक छोटे से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर तुलना का उपयोग करने का सुझाव दिया। ऐतिहासिक पद्धति मुख्य रूप से अतीत से संबंधित है और अतीत से वर्तमान को समझने के साधन के रूप में पहचानने का प्रयास करती है। इतिहास क्या करता है? इतिहास अतीत का अध्ययन है और कोई भी इतिहास को या अतीत को नकार नहीं सकता। इसलिए मानव विज्ञान की, जैसे मैंने चर्चा की, जो मनुष्य की एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, वो कब से करता है? जब से मनुष्य का पदार्पण पृथ्वी पर हुआ। अर्थात इतिहास की बात मानव विज्ञानी नकार नहीं सकते हैं। बोआस इस धारणा के थे कि प्रत्येक संस्कृति का अपना एक अलग अतीत होता है और प्रत्येक संस्कृति एक प्रकार की होती है जो कि अन्य सभी से अलग होती है। प्रत्येक समाज और संस्कृति के पास भूगोल, जलवायु, संसाधनों और विशेष रूप से सांस्कृतिक अधिग्रहण जैसी परिस्थितियों का विशेष समूह होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति लगभग हर चीज से प्रभावित होती है जो अतीत में उसके साथ हुई थी, और क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के लिए अलग अलग चीजें हुई थी, तो प्रत्येक संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है, अद्वितीय है। इवांस प्रिचर्ड ने भी मानव विज्ञान में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के कामकाज को उसके इतिहास को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। इसलिए
यदि कोई समाज और संस्कृति की उत्पत्ति और विकास तथा उसके सामाजिक संस्थान कैसे विकसित हुए हैं इसका अध्ययन करना चाहता है, तो इसके लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन ही एकमात्र विकल्प है। फ्रांस बोआस ने जो इस ऐतिहासिक पद्धति का विकास किया वह निश्चित रूप से जैविक विकास के सिद्धांत से प्रभावित हुई है। यह विधि पूरे मानव इतिहास की पृष्ठभूमि में सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करती है। वेस्टरमार्क द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ऐतिहासिक पद्धति में अध्ययन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह उनका उत्कृष्ट कार्य है जो शादी के या विवाह की संस्था के क्रमिक विकास का वर्णन करता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो निगमनात्मक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया थी, फ्रांस बोआस के नेतृत्व में शुरू हुआ। फ्रांस बोआस ने आगमनात्मक दृष्टिकोण की बात करी है, अर्थात बोआस के अनुसार मानव विज्ञान पहले निगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता था और वह गलत रास्ते पर था। बोआस का विचार था कि बड़े सपने देखने के बजाय सभी सिद्धांतों को यह समझाने के लिए कि वे विशेष समाज क्यों है, बोआस अध्ययन को एक मजबूत आगमनात्मक आधार पर रखना चाहते थे। यानी फ्रांस बोआस ने विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने की योजना बनाई और फिर इन आंकड़ों से सामान्य सिद्धांतों को विकसित करने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार मानव विज्ञान अनुसंधान में निपुण और आगमनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण के बीच कुछ अंतर है। इन अंतर को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों फ्रांस बोआस कहते थे कि मानव विज्ञान गलत रास्ते पर था जब वह निगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता था, और आगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने से मानव शास्त्रीय अनुसंधान किस प्रकार से सही रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। और यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रत्येक संस्कृति के इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया, क्योंकि बोआस का मानना था कि संस्कृति जो आज अपने वर्तमान स्वरूप में दिखाई दे रही है, उस संस्कृति के पीछे कोई न कोई अतीत है और उस अतीत ने वर्तमान संस्कृति के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अतः संस्कृति को के जो अतीत को उसे बिसराया या भुलाया नहीं जा सकता। तो आगमनात्मक और निगमनात्मक दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम यदि शोध प्रश्न की बात करें कि शोध प्रश्न या रिसर्च क्वेश्चन के दृष्टिकोण से निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो अनुसंधान जब निगमनात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है तो शोध का प्रश्न इस एक परिकल्पना से शुरू होता है और फिर आंकड़े एकत्र करना इसमें शामिल होता है। जबकि आगमनात्मक दृष्टिकोण से जब अनुसंधान किया जाता है तो अनुसंधान एक परिकल्पना के बिना शुरू होता है और इसमें आंकड़े एकत्र करना शामिल होता है। अर्थात निगमनात्मक दृष्टिकोण में एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना आवश्यक होती है और उस परिकल्पना को लेकर के फिर तथ्यों का संकलन किया जाता है। जबकि आगमनात्मक दृष्टिकोण में बिना परिकल्पना के जो संस्कृति का अध्ययन किया जाता है उसमें उसके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। दूसरा, अनुसंधान के तरीकों के दृष्टिकोण से निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण में अंतर है। निगमनात्मक दृष्टिकोण से आंकड़ा अवलोकन, साक्षात्कार और अन्य तरीकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जबकि आगमनात्मक दृष्टिकोण में आंकड़े को असंरचित, अनौपचारिक अवलोकन, बातचीत और अन्य तरीकों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम कोई हाइपोथेसिस या परिकल्पना नहीं चल रहे हैं तो आंकड़िक तथ्य संग्रह करने की विधि क्या होगी? असंरचित होगी, अनौपचारिक होगी, अवलोकन और बातचीत के आधार पर ही होगी। जबकि निगमनात्मक दृष्टिकोण में हम परिकल्पना को लेकर अध्ययन करते हैं तो हमारा जो तथ्य एकत्र किया जाएगा, अवलोकन, साक्षात्कार और अन्य तथ्यों को संकलित करने के लिए उस परिकल्पना के आधार पर ही हम तथ्यों को संकलित करेंगे। और आगमनात्मक में परिकल्पना नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे साक्षात्कार होते हैं, प्रश्नों की सूची होती है, वो असंरचित और अनौपचारिक होगी। तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर जो निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण में किया जाता है वह ये है कि
निगमनात्मक दृष्टिकोण से आंकड़ा संग्रह मात्रात्मक आंकड़ा या संख्यात्मक जानकारी होती है, मतलब क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जैसे जनसंख्या के संबंध में भूमि की मात्रा, विशेष स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों की संख्या। जबकि आगमनात्मक दृष्टिकोण में जो डाटा या आंकड़ा संकलित किया जाता है वह क्वांटिटेटिव होता है या गुणात्मक होता है। इसमें गैर संख्यात्मक होने की संभावना होती है। तो जब क्वांटिटेटिव डाटा या गुणात्मक तथ्य संकलित किया जाता है तो इसमें मिथकों और वार्तालापों को अंकित किया जाता है, घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो बोआस कहते थे कि मानवशास्त्री जो अध्ययन होता है उसमें अध्ययन का दृष्टिकोण आगमनात्मक होना चाहिए, ना कि निगमनात्मक। अर्थात वो गुणात्मक दृष्टिकोण से तथ्यों के संकलन पर बल देते थे, ना कि मात्रात्मक दृष्टिकोण पर। अधिकांश मानव विज्ञानी निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े को अलग अलग श्रेणी से जोड़ते हैं। शुरुआती वर्षों में नृवंश विज्ञानियों ने पूरी संस्कृतियों की खोज करने में रुचि दिखाई। एक प्रेरक दृष्टिकोण लेते हुए वे आमतौर पर एक अपेक्षाकृत संकीर्ण पूर्व निर्धारित अनुसंधान विषय के साथ आने के बारे में चिंतित नहीं थे। इसके बजाय उनका उद्देश्य अर्थात मानव शास्त्रियों का उद्देश्य लोगों की संस्कृति और लोगों के घर और उनके बारे में जो पहले लिखा गया था उसका पता लगाना था। क्षेत्र में उनके समय के दौरान अध्ययन के केंद्र को धीरे धीरे उभरने की अनुमति दी गई थी। सामान्यतः नृवंश विज्ञान के इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप सामान्य नृवंश विज्ञान का वर्णन किया गया था। आज मानव विज्ञानी तेजी से नृवंश विज्ञानी अनुसंधान के लिए अधिक निगमनात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अध्ययन के लक्ष्यों के बारे में केवल सामान्य विचारों के साथ क्षेत्र के कार्यस्थल पर पहुंचने के बजाय वे पहुंचने से पहले ही एक विशेष समस्या का चयन करते हैं और फिर उस समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने शोध को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी मानव शास्त्रीय अनुसंधान किए जाते हैं। तो मानो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की वो 4 विशेष दृष्टिकोणों की चर्चा की। एक समग्रता का दृष्टिकोण की चर्चा की, फिर नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण की चर्चा की और नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण के अंतर ही गति हम लोग ने व्यवस्था परक और व्यवहार परक अर्थात एमिक पर्सपेक्टिव और एटिक पर्सपेक्टिव की चर्चा की। उसके बाद ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण की चर्चा की। तो मानव शास्त्रीय अनुसंधान की ये इन दृष्टिकोणों की जो चर्चा की, अनुसंधान मानव शास्त्रीय अनुसंधान ये सभी दृष्टिकोण विशेष महत्वपूर्ण है और इसमें अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पे ही मानव शास्त्रीय अनुसंधान पूरे किए जाते हैं। अब तक की चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि मानव विज्ञान मानव जाति का एक समग्र और तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें मानव विज्ञानी अनुसंधान में मानवता के जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक अर्थात जैविक सांस्कृतिक दृष्टिकोण दोनों ही दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। जैव सांस्कृतिक अनुसंधान में मानव को पर्यावरण के संबंध में जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा जाता है और मानव विज्ञानी मानव जीवन का समग्रता से अध्ययन करते हैं। जब हम समग्रता के अध्ययन की बात करते हैं तो हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि वह मानव के जैव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है और ये परिप्रेक्ष्य अर्थात उसके बायोलॉजिकल, कल्चरल या जैविक और सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन तब से करता है जब से मानव का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ है। तो मानव का पदार्पण जब इस पृथ्वी पर हुआ है इसका मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को विशेष महत्व देता है और ये इतिहास केवल वही नहीं है जिसके समय की मानव का पदार्पण जब हुआ तो उस समय लिखित इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। तो इसके लिए मानव शास्त्री पुरातत्व का सहारा लेता है। पुरातत्व की विधियों से तत्कालीन मानव के विकासी क्रम में जिन्हें हम फॉसिल में या जीवाश्मीय मानव भी कहते हैं, उनकी क्या संस्कृति थी, उनका क्या पर्यावरणीय व्यवस्था थी, उनका क्या फ्लोरा फौना था, उनका भी अध्ययन करते। इसके लिए वे पुरातात्विक तकनीकों का
भी प्रयोग करते हैं और उस हिसाब से उनकी क्या तिथि थी, आखिर तिथि अर्थात तिथि निर्धारण की विधियों का प्रयोग करके तत्कालीन मानवों की संस्कृति, जीव और उनके आसपास के पर्यावरण, वनस्पतियों सबका अध्ययन करते हैं। तो ये जो जैविक सांस्कृतिक अध्ययन है वो तब कब से अध्ययन है, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यहाँ तक कि पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं और इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उसके पर्यावरणीय संदर्भ, जैव संदर्भ और सांस्कृतिक संदर्भ सभी को मिला करके एक समग्रता में अध्ययन करते हैं और मानव समाज और संस्कृति को देखते हैं। तो जो संपूर्णता का दृष्टिकोण या जो समग्रता का दृष्टिकोण है, ये मानव विज्ञान की विशिष्ट विशेषता है जो कि उसे किसी भी अन्य विषय के या अनुसंधानों से अलग करता है। कोई भी मानव शास्त्रीय अनुसंधान तभी मानव शास्त्री माना जाता है जब वो अनुभवजन्य हो और समग्रता के दृष्टिकोण को लेते हुए उस अनुसंधान कार्य को पूरा किया गया हो। और एक तुलनात्मक विषय के रूप में मानव विज्ञान दुनिया में मानव विविधता की समानता और मतभेदों का भी अध्ययन करता है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि मानव उद्विकास की चर्चा करता है और ये उद्विकास जैविक उद्विकास की भी चर्चा होती है इसमें और सांस्कृतिक उद्विकास की भी चर्चा होती है। तो जैविक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास दोनों की चर्चा होती है, लेकिन उस उद्विकास के करण के बाद ये भी मानव विज्ञानियों के अध्ययन का विशेष आग्रह रहता है मानव विज्ञानियों के अध्ययन का कि विविधता क्यों पाई जाती है, उद्विकास और विविधता, इवोल्यूशन और वेरिएशन। और जब इनका अध्ययन करते हैं तो विविधता का अध्ययन करते समय तुलनात्मक पक्ष पर भी बल देते हैं। तो समग्रता के दृष्टिकोण में हमने बताया कि बायोकल्चरल अप्रोच या जैविक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य को भी अपने में समाहित करता है और किस तरह से मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकास हुआ, इस पर ध्यान आकर्षित करता है। इस पर ध्यान देने के साथ ही ये विविधता क्यों पाई जाती है। जो वर्तमान मानव है सभी की अगर जैविक संरचना देखी जाए तो एक समान है, किंतु यदि सांस्कृतिक संरचना देखी जाए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन मानव समाज के मानव समुदाय का अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। तो ये विशिष्ट संस्कृति अर्थात संस्कृति में इतनी विविधता क्यों है, इस विविधता का क्या कारण है, इस विविधता को लाने में किन कारकों का योगदान है, मानव विज्ञानियों के लिए ये विशेष अध्ययन का बिंदु है। और मानव विज्ञान इसको जानने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक तुलनात्मक विषय के रूप में मानव विज्ञान दुनिया में मानव विविधता की समानता और मतभेदों का एक साथ अध्ययन करते हैं। और फिर सामान्यीकरण की बात करते हैं। मानव विज्ञान सामान्यीकरण की बात करते समय वे बस ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस विविधता का अंतर क्या है, जबकि किसी संस्कृति के सामान्यीकरण की बात नहीं करते। संस्कृति को मानव विज्ञानी मानते हैं कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है और जब मानव विज्ञानी किसी संस्कृति का अध्ययन करने जाते हैं तो उस संस्कृति के सापेक्ष होकर ही उस संस्कृति के अध्ययन के तत्वों का अध्ययन चाहिए, अर्थात या अपनी जाति केंद्रस्थता के दृष्टिकोण से किसी भी संस्कृति का अध्ययन कोई मानव विज्ञानी नहीं करता। मानव विज्ञानी प्रत्येक संस्कृति को बराबर मानते हैं और प्रत्येक संस्कृति को एक विशिष्ट महत्व देते हैं और इसी के क्रम में वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये संस्कृति की जो विशिष्टता है, ये विशिष्ट लक्षण है, उसके पीछे क्या कारण है और इसको जानने के लिए वो मानव विज्ञानी अनुभवजन्य अनुसंधान के साथ साथ प्रयोगशाला विश्लेषण और अभिलेखीय जांच में संलग्न है। मानव शास्त्रीय अनुसंधान करते समय मानव शास्त्रीय सिद्धांतों, प्रतिमानों, उपकरण और तकनीकों का प्रयोग करते हैं। मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए मानव विज्ञानी जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, इनकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक की। ये दृष्टिकोण था समग्रता का दृष्टिकोण, नृवंश विज्ञानी दृष्टिकोण, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इनमें प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी एक सीमाएं हैं। जैसे ऐतिहासिक पद्धति अतीत से संबंधित है और अतीत से वर्तमान को समझने के साधन के रूप में पहचानने का प्रयास करती है, किंतु यदि चारों ही दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानव शास्त्रीय अनुसंधान किया जाए
तो वह अनुसंधान बहुत अनुभवजन्य तरीकों से किया जाता है और अनुसंधान से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वह बहुत वस्तुनिष्ठ होते हैं। यही कारण है कि मानव शास्त्रीय अनुसंधान किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञानी अनुसंधानों से अलग होते हैं और विशिष्ट होते हैं। इसका कारण मानव शास्त्रीय अनुसंधान की ये दृष्टिकोण है और ये चारों दृष्टिकोण मानव शास्त्रीय अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि किसी विशेष समाज और संस्कृति के बारे में वर्णनात्मक आंकड़े एकत्रित करना और अंकित करना, जिसे एथनोग्राफी कहा जाती है। और ये एथनोग्राफी हम लोगों ने चर्चा की कि दो परिप्रेक्ष्यों में की जाती है, एक समकालीन परिप्रेक्ष्य में, एक कालक्रमिक परिप्रेक्ष्य में। जो कालक्रमिक परिप्रेक्ष्य में समाज सोच संस्कृति के बारे में वर्णनात्मक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनको एथनोलॉजी कहते हैं और इसमें संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और दूसरा से समकालिक प्रेक्ष्य में समाज और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। समूह में संस्कृति के विपक्षों का समग्रता में अध्ययन समाहित होता है और ये परिप्रेक्ष्य दोनों ही अध्ययन पर आधारित होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करना और उसे अंकित करना, जिसे एथनोलॉजी कहा जाता है। एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करता है। मानव समाज में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, प्रत्येक समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। उन संस्कृति के तत्वों का अध्ययन करना और संस्कृति के तत्वों में हम लोगों ने चर्चा की कि विवाह, परिवार, नातेदारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उस समाज या समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, लोकाचार, मनोरंजन के साधन, बालकों का व्यवहार, इस तरह से संस्कृति के जो छोटे छोटे तत्व सभी का प्राथमिक तथ्य संकलन करते हैं, अनुभवजन्य अध्ययन करते हैं और इनके अध्ययन करने के बाद तुलना करते हैं और तुलना करके अंकित करते हैं। इस प्रकार मानव शास्त्रीय विज्ञान को हम लोगों ने बताया कि अनुसंधान, मानव विज्ञान की जो अनुसंधान है वो 4 दृष्टिकोण से किए जाते हैं और इन चारों दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के बाद मानव विज्ञानी अनुसंधान के 2 उद्देश्य होते हैं। एक समाज और संस्कृति के वर्णनात्मक आंकड़े एकत्रित करना और अंकित करना। दूसरा उद्देश्य है कि विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करना और उसे अंकित करना। इस प्रकार मानव विज्ञान की जो अनूठी विशेषता है वो ये है कि इसका शोध एक संस्कृति को एक अंदरूनी सूत्र से मतलब एमए के पर्सपेक्टिव है या व्यवहार परक और व्यवस्था परक दृष्टिकोण से देखने पर जोर देता है। और एमिक और एटिक पर्सपेक्टिव से जब अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन भी समग्रता में ही अध्ययन होता है कि एक दृष्टिकोण होता है अध्ययन किए जाने वाले समाज के दृष्टिकोण से संस्कृति को समझना, दूसरा अध्ययनकर्ता या मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस समाज की विशिष्टताओं को देखना और समझना। तो मानव शास्त्री इन चारों दृष्टिकोणों से अर्थात समग्रता के दृष्टिकोण से, निर्विज्ञानी दृष्टिकोण से, तुलनात्मक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी समाज और संस्कृति का अध्ययन एमिक और एटिक पर्सपेक्टिव से करते हैं और एमिक पर्सपेक्टिव से समाज और संस्कृति को विशेषताओं को लेते हैं, लिपिबद्ध करते हैं और फिर मानव शास्त्रीय जो सिद्धांत है उनसे उस समाज की विशिष्टताओं को परखते हैं और उसके बारे में कुछ सामान्य सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं। और इस प्रकार मानव शास्त्रीय अनुसंधान एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है और इस दृष्टिकोण, मानव शास्त्रीय अनुसंधान का यह जो दृष्टिकोण है, समग्रता का दृष्टिकोण, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का दृष्टिकोण, तुलनात्मक दृष्टिकोण और सहभागी अवलोकन का दृष्टिकोण, ये 4 जो दृष्टिकोण है यही मानव शास्त्रीय अनुसंधान को अन्य सामाजिक अनुसंधानों से पृथक करता है और मानव शास्त्रीय अनुसंधान को विशिष्टता प्रदान करता है। मानव शास्त्रीय अनुसंधान में आगे के अध्यायों में हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव शास्त्रीय पद्धति क्या है, मानव शास्त्रीय अनुसंधान की तकनीक क्या है, मानव शास्त्रीय अनुसंधान की उपकरण क्या है और मानव शास्त्रीय अनुसंधान की जो विशिष्ट उपकरण और तकनीक है उसका उपयोग करते हुए मानव शास्त्री अपने अनुसंधान को पूरा करते हैं और यह अनुसंधान मानव शास्त्रीय अनुसंधान कहा जाता है। तो
आशा मैं करती हूँ कि आपको मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोण इकाई 10 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए जब आप अपने शोध कार्य को करेंगे तो वह शोध कार्य मानव शास्त्रीय अनुसंधान कहलाएगा, क्योंकि मानव शास्त्रीय अनुसंधान वही अनुसंधान होता है जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाए। इसी के साथ मैं अपने इस बात को समाप्त करती हूँ। आज का इकाई 10 मानव शास्त्रीय अनुसंधान के दृष्टिकोण समाप्त होता है और अगली इकाई 11 में विधि उपकरण और तकनीकी पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।